उसका नाम था सन सू. Now, Sun Tzu's advice as a military strategist was the following, and that advice is being followed by the Chinese till now. 1. Subdue enemy without battle. मतलब के बिना वार किए हुए या बिना जंग किए हुए आप अपने दुश्मन को खत्म कर दो. Next, exploit opponent's weaknesses. अगर दुश्मन की कमजोरियां कोई हैं तो उनको आप एक्सप्लॉइट करो. किस तरह से उन कमजोरियों के साथ आपका फायदा हो सकता है. नंबर 3, कैमोफ्लाज ऑफेंस एज डिफेंस. मतलब कि आप आक्रमण करो लेकिन दिखाओ कि नहीं मैं तो अपनी हिफाजत कर रहा हूं, मैं तो अपनी रक्षा कर रहा हूं. दैट वाज द थर्ड Sun Tzu's advice. Fourth, all warfare is based on deception. जो भी आप जंग करते हैं, जो भी आप वार करते हैं, वो अपने जो आपका खिलाफ जो है, जो ओपोनेंट है, उसको आप गुमराह करो झूठ बोल के, ताकि उसको लगे कि आप तो वार कर ही नहीं रहे, आप तो अपनी हिफाजत कर रहे. तो ये जो पिछले कई सालों से हुआ है, चीन हमारे साथ सरहद पे जो भी कर रहा है, इस आधार पे कर रहा है. अब मैं आपको उसकी पहली झलक आपको दिखाना चाहता हूं. शायद आपको पहले किसी ने दिखाई नहीं. प्रशांत, इफ यू कैन जस्ट पुट द मैप बिफोर माय फ्रेंड्स. ये आप मैप देख रहे हो. इस मैप में आपको दिखेगा बॉटल नेक वाई जंक्शन. दिख रहा है आपको? बॉटल नेक वाई जंक्शन. ठीक है. यहां आज के दिन चीन बैठे हुए हैं, चीन के सोल्जर बैठे हुए हैं आज के दिन. एंड ये जो बॉटल नेक वाई जंक्शन है, दिस इज इन द देप्सांग प्लेन्स. 18 किलोमीटर हिंदुस्तान की मातृभूमि के अंदर, जिसकी हम जान देकर रक्षा करते हैं. चीन जो है, अब होता क्या था कि एक यहां जगह है बुत्से ओपी, ये बाईं तरफ देख रहे हो, बुत्से ओपी बाईं तरफ. हाँ, ये यहां से हमारे जो जवान थे ये ऊपर जाते थे और बॉटल नेक जंक्शन पे पहुंचते थे, जो हमारे हाथ में थी, हमारे कब्जे में थी. और बॉटल नेक जंक्शन से नीचे जाते थे. अब जरा मैप और करो, बाईं तरफ करो. नीचे जाते थे इंडियन पेट्रोल पोस्ट रूट 13. फिर नीचे जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर यहां से 13 पे आके ऊपर चलो, लाइन ऑफ पेट्रोल. फिर ऊपर चलो नंबर 12 पे, फिर ऊपर चलो 11A पे, फिर ऊपर चलो 11 पे, फिर ऊपर चलो PP10 पे. दैट इज पेट्रोल पॉइंट 10. ये सारे पेट्रोल पॉइंट हैं. अब क्योंकि बॉटल नेक वाई जंक्शन पे चीनियों ने कब्जा कर रखा है, हम अपने पेट्रोल पॉइंट्स पे पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पहुंचेंगे तो उनके रास्ते में वो पड़ेंगे. और आज के दिन हमारा कोई एक्सेस नहीं रहा. तो मैं चौकीदार से पूछना चाहता हूं कि ये कैसे हुआ? ये चौकीदारी कौन कर रहा था या कौन नहीं कर रहा था? So China has now intruded into the occupied Indian territory and Depsang Plains up to Y Junction, 18 kilometers into Indian territory across the LAC. China is now intruding, obstructing Indian patrolling at Patrol Point 10, Patrol Point 11, Patrol Point 11A, Patrol Point 12, Patrol Point 13. Chinese forces are now 7 kilometers short of the Ladakhi town Butse.
मैंने आपको बता दिया बुर्ज से 7 किलोमीटर की दूरी पे है केवल। चीन के जो जवान है on the DBO road. The DBO road, as you know, is the दौलत बेग ओल्डी रोड। ठीक है, वो मैं अभी इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। इंसिडेंटली द वाई जंक्शन, ये जो जंक्शन वाई है, इट इज 25 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्ट्रेटेजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन एयर स्ट्रिप at the Daulat Beg Oldie airstrip, putting it within the artillery range. The DBO airstrip is the lifeline for army supplies to Siachen, as also movement of troops up to Karakoram Pass. Now, kindly come to the second map. प्रशांत, दूसरा मैप आप दिखाओ। अच्छा, नाउ आप देखोगे ऊपर दौलत बेग ओल्डी DBO, और ये सड़क देख रहे हो आप, दौलत बेग ओल्डी से लेकर श्योक तक। ये सड़क लगभग 15-20 सालों में बनी है और बढ़िया, बहुत बढ़िया रोड है। इससे पहले हमारे पास दौलत बेग ओल्डी पे जो हमारी एयर स्ट्रिप थी, वो 1965 से चालू नहीं थी। जब यूपीए सरकार आई तो 2008 में हमने इसको चालू कर दी, और इस बीच पे हम रोड बना रहे थे, ये जो आप देख रहे हो, श्योक चुशुल तक। तो अब क्या होता है कि 2013 में हमने यहां पे, दैट इज दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप पे, C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड करवा लिए। उसका नतीजा ये हुआ कि जो भी हमारे वहां जवान हैं सियाचिन ग्लेशियर में, बाकी हर जगह पे, वो जवानों को हम सप्लाईज बाय एयर दे सकते हैं। और इसलिए हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो और मजबूत हो गई, और सड़क के साथ और मजबूत हो गई। अब क्योंकि वाई जंक्शन पे चीनियों का कब्जा है, वाई जंक्शन से लेकर दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप का केवल जो डिस्टेंस है, अंतर है, वो 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब कि जो चीनी की जो फौजें हैं वो 25 किलोमीटर की दूरी पे बैठी हैं, जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्रिप हो, और अगर वो वहां आर्टिलरी फायर करें एयर स्ट्रिप पे, तो हमारा प्लेन नहीं लैंड कर सकता। ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, बहुत ज्यादा गंभीर। और जो बुर्ज से जो फासला है, बुर्ज से तक लद्दाख में जो है, वो केवल 8 किलोमीटर का फासला है। अब दूसरे मैप पे दोबारा जाओ प्रशांत, दूसरा मैप दोबारा दिखाओ। ये आप देख रहे हो कि जो दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप है, ये अक्साई चिन के साथ है, तो हम अक्साई चिन की भी हिफाजत कर सकते हैं। और गलवान आप देख रहे हो यहां। तो सबसे जो खतरनाक बात हुई है वो ये है कि इन्होंने वाई जंक्शन पे अपना कब्जा कर लिया और हमारा एक्सेस खत्म हो गया। और वाई जंक्शन ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कि वो 25 किलोमीटर केवल दूर है, और ये दरबुक श्योक डीओबी रोड लगभग 15-20 सालों में बनी, और जो भी सरकारें आई इनको हमने बढ़ावा दिया। 2013 में, गो बैक टू द फर्स्ट मैप प्रशांत, पहला मैप दिखाओ। दो 2013 में, कोई बात नहीं, 2013 में जो वाई जंक्शन मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला, इस पे उन्होंने वार किया था, चीनियों ने, चीनी की फौज ने, और 3 हफ्ते तक हमारा झगड़ा चलता रहा, और फिर हमने उनको वापस भेज दिया 2013। तब से इनका मकसद ये रहा कि ये किसी ना किसी तरीके पे वापस ही वाई जंक्शन पे आ जाए, और ये वाई जंक्शन पे अभी पहुंच गए हैं।
तो उस समय यूपीए की सरकार थी, तो हमने वाई जंक्शन पे इनको कब्जा नहीं करने दिया। आज ये वाई जंक्शन पे बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में देश को यह बताया, सारी राजनीतिक दलों को यह बताया कि कोई घुसपैठिया आया ही नहीं हमारी तरफ, कोई चीनी घुसपैठिया बैठा ही नहीं है, कोई चीनी के फौज इस तरफ बैठे ही नहीं है, मैंने तो आपको जगह बता दी। No one has intruded into our territory. No one is present in our territory. None of our posts are in the possession of anyone. ना तो कोई हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। और कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, हमारा जो चीन में एनवॉय है, हिंदुस्तान का जो एनवॉय है चीन में, कल की बात है, इंडियन एम्बेसडर टू चाइना just yesterday told the PTI as follows, and I quote, India hopes China will realize its responsibility in de-escalation and disengaging by moving back to its side of the line of actual control. ये मैंने आपको ट्वीट दिखा दी। इसका क्या मतलब हुआ कि आज भी वहां बैठे हुए हैं चीन फौजी, आज भी इंट्रूजन जारी है, और हमारा एनवॉय चीन का कहता है, हमारा एम्बेसडर चीन का कहता है कि आज भी हमें चीन को ये समझना चाहिए कि उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो फौज अपनी पीछे हटाए, और जो यहां बैठे हुए हैं एलएसी में, हमारे मातृभूमि में बैठे हुए हैं, उससे हटकर वापस चले जाएं। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने को कि आपने ऐसा बयान दिया क्यों? देखिए, एक मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हम इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमारे फौजी इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम हमारे फौज के लोगों के साथ जिन्होंने कुर्बानी देने के लिए कभी नहीं झिझके, आज भी नहीं झिझके, और पहले भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं अपनी सरहद, अपनी जमीन को बचाने के लिए। हम देश के साथ खड़े हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो सारा देश उनकी बात पे विश्वास करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, कोई छोटा मोटा नहीं बोल रहा, कोई मंत्री भी नहीं बोल रहा। इस देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलें तो उस पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आपने यह बयान दिया? और इसके बारे में एक ही वजह सोच सकता हूं कि आप समझते थे कि अगर आप वास्तविकता देश के सामने रखेंगे तो शायद कहीं आपके ऊपर ऐसा ना लगे, लोग ऐसा ना सोचेंगे कि आपने हिंदुस्तान की सरहद पे हिफाजत नहीं की, हमारी जमीन की हिफाजत नहीं की, और इसलिए आपने ऐसा बयान दे दिया। ये नहीं सोचा कि जब हिंदुस्तान की जनता आपका बयान पढ़ती है और वास्तविकता कुछ अलग है तो उसका असर बहुत बुरा पड़ता है। जिस कुर्सी पे बैठे हो, जिस पद पे बैठे हो, उस पे भी पड़ता है और आप पे भी पड़ता है। इसीलिए आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे आप कहें कि महाभारत की जो युद्ध था वो तो 18 दिन चला, आप कोरोना 21 दिन का इंतजार कीजिए। ऐसे बयान देने का मतलब क्या है? आपको मालूम है कि कोरोना नहीं जाने वाला, फिर भी आप बयान देते। See, the people of India trust the Prime Minister.
The people of India will always believe that what the Prime Minister says and utters is true. In every word it is true. But when it is found that what the Prime Minister said is inconsistent with facts on the ground, that the Chinese have infiltrated, that the Chinese have intruded, that the Chinese have occupied our territory, and the statement turns out to be inconsistent with those facts, what is the consequence? The consequence is that the office that you're occupying is thereby diminished. Its status is diminished. And your own status is also diminished in the process. Because tomorrow they might just not believe what you say. We don't want that to happen. We want that our Prime Minister, our government, our opposition, our soldiers are on one platform to defend our territories. We all stand by our soldiers and our country. There can be only one explanation as to why the Prime Minister said this, and that perhaps is that he didn't want to embarrass himself. That he didn't want to be shown up. That while he was Prime Minister and why he proclaimed to be a chowkidar, the Chinese had intruded and occupied our territories. But you can't put your personal embarrassment above national interest. You can't do that. You're the Prime Minister of India. अब और एक कुछ 2-4 बातें आपको बताना चाहता हूं कि जनरल DS हुडा साहब जो हैं, नहीं, एक इससे पहले, हाँ, जो 17 जून 2020 को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने मान लिया कि चीनियों ने LAC को पार किया है. एट दैट गलवान वैली में उन्होंने इमारतें बनाई, इन गलवान वैली ऑन आवर साइड ऑफ द LAC. ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी मान लिया. ये मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, येलो लाइन में आपको ये मिल जाएगी स्टेटमेंट, इसको हाईलाइट किया गया है. और डिफेंस मिनिस्टर ने 3 जून 2020 को ये कहा that a large number of Chinese soldiers were present and had come across the LAC. So डिफेंस मिनिस्टर ने भी माना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी माना. फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की 2 सेपरेट स्टेटमेंट आई, 20 जून की स्टेटमेंट, 25 जून की स्टेटमेंट. वहां भी उन्होंने ये मान लिया, और ये एनेक्चर 3 और 4 है, कि ये इनकर्शंस, ये घुसपैठ मई और जून 2020 के बीच में हुआ. So the Minister of Defense on 3rd of June admitted that a large number of Chinese soldiers were present and had come across the line of actual control. On the 17th of June, the External Affairs Minister not only admitted that the Chinese had crossed the LAC, but that they had built structures in Galwan Valley on our side of the LAC. And the External Affairs Ministry in 2 separate statements on 20th June and 25th June admitted of repeated Chinese incursions in May, June 2020. All this is inconsistent with the Prime Minister's statement, which is very sad. अब गलवान वैली की बात करें, अब क्या हो रहा है वहां. जनरल DS हुडा साहब हैं, फॉर्मर आर्मी कमांडर, और बाकी भी जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी, कुछ ही पिछले दिनों में सैटेलाइट इमेजरी का मुआयना किया, और ये पाया कि जो चीनियों ने गलवान वैली को ऑक्यूपाई कर लिया है, पे कब्जा कर लिया है, कई जगह पे कब्जा कर लिया. और आज तक चीन ने ये नहीं कहा, और कभी भी गलवान वैली पे कब्जा भी नहीं किया, और कभी ये भी नहीं कहा कि गलवान वैली हमारी है. कभी भी क्लेम नहीं ले किया. 13 जुलाई 1962 को हमारी स्टेटमेंट आई, और MEA की स्टेटमेंट 20 जून को. तब भी उन्होंने नहीं कहा, और आज वो कह रहे हैं कि हमारा कब्जा है. तो 62 में तो नहीं कह रहे थे, आज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां घुसाए हैं, घुसपैठिए घुसाए हैं, चीन के फौज घुसाई है. और आज के दिन पेट्रोल पॉइंट 14 पे गलवान वैली में
जहां के हमारे कर्नल और 19 जवान शहीद हुए, जहां कर्नल बी संतोष बाबू शहीद हुए, 16 बिहार रेजिमेंट के लोग के हमारे जवान शहीद हुए, उसी जगह पे उन्होंने टेंट बना लिए हैं और स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। और ये जो सैटेलाइट के द्वारा जो इमेज है वो भी ये भी दिखाती है कि वहां एक नई सड़क, काली ब्लैक टॉप रोड भी बना रहे हैं गलवान रिवर बेड के, और कई मिलिट्री टेंट्स, बुलडोजर्स, हैवी इक्विपमेंट सब साफ वहां पड़ा हुआ है और बना हुआ है। तो हमारी सरकार क्या कर रही है? वाई जंक्शन पे कब्जा हो गया, गलवान वैली पे कब्जा हो गया, वहां वो आज भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और आज की मैं आपको नई रिपोर्ट बताता हूं, उसमें ये लिखा है कि देखिए, हम वहां जो, आपको मालूम है कि फिंगर पॉइंट क्यों बोला जाता है? फिंगर पॉइंट में एक 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 ऐसे रिज होता है, पहाड़ का रिज होता है। तो अगर के रिज के ऊपर कोई बैठ जाए तो निश्चित रूप से जो नीचे हैं उन पर निगरानी रहती है और वार हो सकता है। तो फिंगर पॉइंट 2 से लेकर 8 तक हमारा कब्जा रहा, चीनियों का कब्जा कभी नहीं रहा। और आज के दिन फिंगर पॉइंट 4 पे एक वो एयर स्ट्रिप बना रहे हैं, एक हेलीपैड बना रहे हैं फिंगर पॉइंट 4 पे। हमेशा हमारा कब्जा रहा है और चीन चाहता है कि किसी तरीके से, क्योंकि हमारा जो कैंप है वो फिंगर पॉइंट 3 पे, और वो चाहते हैं कि हम फिंगर पॉइंट 2 पे चले जाएं। ये उनका मकसद है। मतलब कि जैसे मैंने सन त्सू की बात की ना, उनका प्रिंसिपल ये है कि थोड़ा कब्जा करो, फिर डिसंगेजमेंट की बात करो, फिर उस कब्जा करे जो इलाका जिस पे कब्जा किया है उस पे टेंट लगा दो, इमारतें बना दो, उसको मजबूत कर दो, फिर कहीं और कब्जा करो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन स्लाइस बाय स्लाइस, कि हमारे बॉर्डर को पे कब्जा करेंगे स्लाइस बाय स्लाइस। अब जो हिंदुस्तान का मेन बेस है वो फिंगर 3 पे है, एंड उसकी दूरी आज के दिन जहां चीन की जो फौज डिप्लॉय है वो केवल 2 किलोमीटर की है। हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है फिंगर 4 पे। तो आज के दिन फिंगर 4 के बाद फिंगर 8 तक उनका कब्जा है और वो चाहते हैं कि हमें वो फिंगर 2 पे ले जाएं। और अगर वो वाई जंक्शन पे होंगे और इस फिंगर पॉइंट पे होंगे तो निश्चित रूप से वो हमें देख भी सकते हैं, वार भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। This is not acceptable. I just want to point out that the latest position is that we had always been in control of finger 2 to finger 8, always been in control. But because of Chinese incursions recently, they are in control from finger 4 to finger 8. And we have our main base on finger 3. And they have come up to finger 4 with an intent to push us back to finger 2. And if they are on those heights naturally, they will control the environment, the entire area. It will be under their optical control. And therefore, we are vulnerable on the ground. So this is the situation. Why doesn't the Prime Minister openly, publicly condemn the brazen acts of infiltration and incursions and occupying Indian territory? I want the Prime Minister to publicly condemn China. We will support the Prime Minister. Now the situation is that the Prime Minister's statement
that nobody has intruded into India is being used by the Chinese globally. अगर हम खुद ही कह रहे हैं कि चीनियों ने कोई घुसपैठ नहीं किया, उनकी फौजों ने कोई घुसपैठ नहीं किया, तो चीन भी तो यही कह रहा है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप देश को संबोधित करें और कहें कि हमारी मातृभूमि ने जिसने भी कब्जा किया है और किया है, हम उसको पीछे हटा के रहेंगे, हम ये वचन देते हैं। और प्रधानमंत्री जी अगर आप ये बात कहेंगे तो सारे हिंदुस्तान की जनता, ऑपोजिशन भी उस वचन के साथ जुड़ी रहेगी। हम भी नहीं चाहते कि एक भी इंच जमीन हिंदुस्तान की चीन के कब्जे में हो। The satellite imagery analysis of the same by army generals and security experts also reflect that pre and post 6th of June, new constructions, including new bunkers and fortifications by the Chinese in Indian territory between Finger 4 and Finger 8 is made in the Pangong Tso Lake area. ये भी satellite imagery दिखा रही है. It is not too late for the Prime Minister to retract his ill-advised misstatements. When India's security is an issue, no Prime Minister should hesitate to state facts to build trust. Otherwise, the Chinese will use this statement to their advantage, which will hurt us, persuading our friends globally. The nation must always come first. देश सबसे पहले, बाकी सब उसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Very well summed up. I will first request questions on the suo motu. Sunilji, you requested, is your question on suo motu? We can't hear you. Please unmute yourself, Sunil Prabhuji. Firstly, I want to congratulate you, sir, because for the first time, I think the Congress party has put out what exactly the Chinese wanted in terms of being in the artillery range. This is the same pattern that they did during 2016-17, as you're well aware, in Doklam region for the chicken the chicken neck area connecting to the northeast from Siliguri towards this side, right, in right. artillery range. So there's a pattern in this, but the pattern has somehow not been seen by the Indian establishment for some time now, and they have continued with the Mahabalipuram and everything else. But the problem remains is that how do you go forward from here? We are seeing the reports today that the Indian establishment is now trying to have, track to diplomacy with Mr. Z and his commander in the PLA. Do you think that will work, or what is the way forward? Because honestly, we are going back to the 60s in terms of stopping import from China and everything else, which is not really going to be a way forward. How do you actually see on ground what is to be done? Because I think do you want a limited war, or what is exactly do you want? See, I do not want to make any sort of give any advice here as to what the government should do, what it should not do. But one thing is, the bottom line is, no inch of our territory should be allowed to be in the under the control of the Chinese. And whatever it takes to get back that territory must be done. Now, if the government thinks that diplomacy would work, well, fine. But I doubt if it will. I really doubt it. Because the conduct of the Chinese throughout, I remember earlier prime ministers and earlier heads of state of the Chinese establishment either want to teach us a lesson or say that this disengagement will take several years, the boundary issues will take several years to settle. And what they will do is they'll keep on talking to us, keep on assuring us on disengaging, and then make the installations even more concentrated to make sure that ultimately we'll not be able to get back that territory. So I think a quick action in this regard, whatever that action is, and that's for the government and the military establishment to decide. It's for them to decide what to do. But I don't think diplomacy is going to work.
And I don't think this kind of economic blockade, which we're talking about, is a way forward, because I'll give you another press briefing on that issue at a later point in time by giving you facts and figures.